क्या भारत एक अदृश्य युद्ध हार रहा है? और यह युद्ध हथियारों का नहीं, दिमाग का है। मैं आपका गाइड उजांक और आज आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं अजीत डोवाल डॉक्ट्राइन के बारे में, जहां पर वो एक ऐसे युद्ध को लेकर आपको आगाह कर रहे हैं जो आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। क्या सीखा हमने ईरान से और क्या हमने सीखा ऑपरेशन सिंदूर से, इस विषय पर भी मैं बात करूंगा। और किस तरह से भारत के सामने एक ऐसी अदृश्य चुनौती है जो इस बार हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी, इस बार अंदर से ही वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो लेट्स स्टार्ट। आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। 4 ऐसे माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन जो आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। क्या 500 रुपए का एक ड्रोन करोड़ों रुपए के टैंक को तबाह कर सकता है? क्या सोशल मीडिया का पोस्ट देश की अर्थव्यवस्था को गिरा सकता है? दुश्मन हमारी सीमा पर नहीं, हमारे स्मार्टफोन के अंदर पहुंच चुका। और क्या एक आम नागरिक इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है? क्या ये चुनौतियां बदल चुकी हैं? दोस्तों, जीत और हार के इस महासंग्राम में कोई सिल्वर मेडल नहीं होता। युद्ध का मैदान अब केवल सीमाओं पर नहीं है, बल्कि आपके घर की दहलीज पर आ चुका है। या तो आप इतिहास रचते हैं या खुद इतिहास बन जाते हैं। क्या आप उस अदृश्य खतरे को देख पा रहे हैं जो आपके अस्तित्व को चुनौती दे रहा है? तो याद रखिए, सुरक्षा केवल सेना की नहीं, राष्ट्र की जीत होती है। और आज मैं अजीत डोवाल डॉक्ट्राइन के माध्यम से यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार के खतरे भारत के सामने लगातार मौजूद हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ही माइंड ब्लॉगिंग आज का हमारा एपिसोड होने जा रहा है। जबरदस्त कुछ ऐसे सवाल जो आपको सतर्क भी कर सकते हैं। जो पोस्ट हम यहां देखते हैं, हम शेयर करते हैं, वो हो सकता है राष्ट्र की विचारधारा के खिलाफ जाने की एक साजिश हो सकता है कि हम बाहरी शक्तियों के हाथ की कठपुतली हो। तो वो चीजें क्या हैं, इस विषय पर आज हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस ईरान वॉर के बाद देश की पारंपरिक यानी कि काइनेटिक वॉर का अंत क्यों दिखाई पड़ रहा है। क्या रीजन है कि जो सीमाओं पर युद्ध लड़े जाते थे टैंक मिसाइलों के माध्यम से, जहां पर वीरता हमारे सैनिक वीरता की गाथा के साथ जा रहे थे, वो अब निकलकर नॉन काइनेटिक मनोवैज्ञानिक हो चला जा रहा है। और अब राष्ट्र की बुनियादी ढांचों पर अटैक करना युद्ध की एक नई पॉलिसी माना जा रहा है। यानी वो आंतरिक ढांचे, वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लोगों के साथ जुड़े रहे। तो ऐसा क्या होने जा रहा है? क्या भारत इस मानसिक युद्ध के लिए तैयार है? क्या ये आइडियोलॉजी के लिए हम रेडी हैं? और ये वॉरफेयर कौन लड़ रहा है, क्यों लड़ाया जा रहा है, और इसके हथियार क्या क्या हैं, इस बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो अब हम यहां पर बात करेंगे ग्रे जोन वॉरफेयर की। यानी ये जो डायरेक्ट वॉरफेयर नहीं है, ये जो ग्रे जोन है, इसका असली खेल क्या है। तो यहां पर युद्ध जो है वो एक ग्रे जोन स्ट्रेटजी से चलना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कई बार ऐसा लगता है कि शांति काल चल रहा है, भारत तो भी कोई युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन इसी में एक प्रॉक्सी वॉर छुपा हुआ है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। चलिए इस बारे में बात करते हैं कि युद्ध के क्षेत्र और शांति के क्षेत्र में क्या अब डिफरेंस आ चुका है। क्या इन दोनों के समय काल को हम स्पष्ट अंतर कर सकते हैं, या अब युद्ध जो है वो सोशल मीडिया, हमारे फोन, हमारी विचारधाराएं, टीवी, नैरेटिव्स, इनके माध्यम से लगातार चल रहा है। तो इस ग्रे जोन को हम समझने के लिए बात करते हैं कि यहां पर चीन जो है और पाकिस्तान किस तरीके से दो स्ट्रेटजी यूज करते हैं। चीन यूज करता है जिसे हम लोग बोलते हैं सैलामी स्लाइसिंग। सैलामी स्लाइसिंग के माध्यम से वो धीरे धीरे हमारे क्षेत्रों पे कब्जा करता चला जा रहा है। कभी वो कहेगा अरुणाचल चीन का हिस्सा है, कभी वो तिब्बत के आगे आने की कोशिश करेगा। और चीन ने ऐसा किया है। जब चीन और भारत, जब दोनों के लगभग एक समय, जब हम बात करते हैं आजादी के समय, तो चीन का जो क्षेत्रफल था वो लगभग 45 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 90 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा हो चुके हैं। यानी चीन ने इन 75-76 सालों में अपनी जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसको दुगना कर लिया है। यानी उसने मंचूरिया का रीजन, तमाम अन्य क्षेत्र, तिब्बत का रीजन, ये सब कुछ उसने हड़प लिया है। तो इसको बोलते हैं सैलामी स्लाइसिंग। अब बात करते हैं पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान डीप स्टेट के माध्यम से, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, मजहब के आधार पर हो, या किसी अन्य जाली नोटों के माध्यम से, इस पर हम बात करने जा रहे हैं, उन सभी के माध्यम से वो अपने जो इस आतंक और अलगाववाद को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये हमारे दो बहुत बड़े खतरे मौजूद हैं जो भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल है कि इन सब के माध्यम से हमारी जिम्मेदारी क्या है और हम कैसे इस संघर्ष को डील कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते और हमें समझते हैं कि भारत की आंतरिक दरारें ही हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से सीधे जुड़ी हुई हैं, और इंटरनल फॉल्ट लाइन ही भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता चला जाता है, और पूरी दुनिया इसी माध्यम से भारत को रोकने का प्रयास करती है। 1947 में इसी फॉल्ट लाइन का हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, और हम बड़े सामान्य भाषा में बोल देते हैं कि भारत का विभाजन हुआ। विभाजन नहीं था, वो विभाजन होता तो शायद पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का विभाजन होता, शायद पाकिस्तान एक तरफ होता और भारत एक तरफ होता। दोनों तरफ पाकिस्तान को बांटने की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत था उसको ईस्टर्न पाकिस्तान और इसको वेस्टर्न पाकिस्तान बनाने का। इस तरह का विभाजन कौन करता है? दोनों के बीच में हजारों किलोमीटर की दूरी क्या हमारे
नेता नहीं समझ पाए थे, या पाकिस्तान के नेता नहीं समझ पा रहे थे, या इसके पीछे कुछ और बड़ा प्लान था? तो हमें सिखाया जाता है कि 1947 में भारत का पार्टीशन हुआ, बाल्कनाइजेशन हुआ, दो शत्रुओं को दो किनारों पर खड़ा कर दिया गया कि भारत कभी भी अपने ध्यान, अपना लक्ष्य जो है वो कभी ना पा सके, दोनों फ्रंट उसके लिए खुल जाए, दोनों सीमाएं उसके लिए खुल जाएं, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए। तो इसको पार्टीशन कभी मत कहिएगा। 1947 में जो हुआ वो बाल्कनाइजेशन था, वो हमें एक लंबे समय तक, चिरावस्था तक के लिए हमें परेशान करने की एक बहुत बड़ी मुहिम थी, जिसमें लगातार वो कामयाब हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने पाकिस्तान की आवाज जब बंद किया तो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होता है, हमारी जो मित्र प्रधानमंत्री उनको भागना पड़ता है देश से, और वहां पर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो वहां पर अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर देता है। तो लगातार ये फ्रंट हमेशा ओपन रहेंगे, बड़ी मात्रा में जो स्मगलिंग होती है, तमाम तरह की चीजें शुरू होती हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो भारत की आंतरिक सुरक्षा का संबंध सीधे हमारे समाज की स्थिरता और अखंडता से। हमारा समाज कितना स्थिर है, हमारा समाज कितना अखंड है, यह केवल कश्मीर या नक्सलवाद का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे गौरवशाली अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न है। ये जब व्यवस्था की पहली दीवार कमजोर होती है तो पूरा ढांचा ढह जाता है। अब सवाल उठता है कि इस भयानक संघर्ष की असली जड़ कहां छिपी हुई है, और कैसे हम माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करके अपनी सुरक्षा को मेंटेन करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो भारत को तमाम तरह की आंतरिक दरारों का सामना करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वामपंथी उग्रवाद की जो उत्पत्ति होती है वो भारत में कहीं छोटी छोटी बात पे भी बहुत कुछ हो सकता है। 1967 में नक्सलबाड़ी के आंदोलन से शुरू हुई, अंडर डेवलप्ड था, सरकारों की भी कमी रही, बहुत बड़ी कमी रही, जल जंगल जमीन अंग्रेजों के बनाए कानून से तो आजाद भारत चलता रहा। जो वन कानून थे वो अंग्रेजों ने बनाए थे, और उनका एक ही पर्पस था, भारत की जो वन संपदा है उसको लूटना, और भारत की जो आदिवासी समुदाय है, जो वनवासी समुदाय है, उनको कभी राष्ट्रीय विचारों के साथ मत जोड़े दे, ताकि आगे चलकर वो कन्वर्ट कर सके, उसको जो है वो किसी रूप में लेकर जा सके, और उसमें उन्होंने कामयाब किया। लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमें कम से कम भारतीय कानूनों के हिसाब से भारत का गवर्न करना चाहिए था, हमें चलाया जाना चाहिए था। लेकिन क्यों हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों से चलते रहे? क्या वो इतने श्रेष्ठ थे? क्या जिन्होंने हमें 190 साल तक गुलाम बनाया, हमारा प्रश्न है, क्या हम उनको अपना मालिक मानते? तो फिर आजादी किस बात की हमें 1947 में मिली? जिसने हमें गुलाम बनाया, हम उनकी धरोहर को, उनकी बनाई गई पॉलिसीज को हम सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हैं? उनकी पुलिस व्यवस्था, उनकी कानून व्यवस्था, उनके बनाए गए लॉज, उनके बनाए गए वन कानून, उनके बनाए गए भूमि कानून हम क्यों लेके ढो रहे हैं? उनकी पुलिस का एक ही पर्पस था, भारतीयों का दमन करना, भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना को खत्म कर देना। हमें क्यों नहीं समय मिला? आज भी भारत की पुलिस 1935 के कानूनों से क्यों चलती है? यह सोचने वाली बात है। तो क्या 1947 में हम आजाद हुए थे? क्या आजादी अपने आप में पूर्ण होती है जब तक प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, यानी कि जो गैर उपनिवेशवाद की प्रक्रिया वो ना शुरू हो? यानी गुलामी की मानसिकता के सभी चिन्हों को जब तक हम खत्म ना कर दे, हम पूर्ण रूप से आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि एक सत्ता ही वहां से गई है। तो हम इतनी जल्दबाजी में क्यों थे? और हम आजाद होने के बाद हमने अपने फंडामेंटल क्यों नहीं ठीक किए? क्या हमें लगता था कि हमारे संसद से लेकर और हमारे जो है छोटे छोटे कानूनों तक, हमारे वनवासियों के कानूनों तक, सब कुछ अंग्रेजों ने बनाया, वो परफेक्ट था? तो जब परफेक्ट था तो उन्हें भगाने की आवश्यकता क्या थी? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सत्ता का परिवर्तन एक गलत तरीके से कर दिया? ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि जिसने मेरा शोषण किया, जिसने मेरे देश से $45 ट्रिलियन लूटा है, मैं उसके बनाए गए कानूनों के आधार से कैसे चल सकता हूं? कैसे मैं उसको श्रेष्ठ कह सकता हूं? जिसने हमारी संस्कृति की जड़ों को काटा, जिसके मैकाले ने लिखा कि भारतीयों को अगर गुलाम बनाना है, चिरस्थायी गुलाम बनाना है, तो इनकी इन जड़ों से काटना पड़ेगा। क्यों आज भारतीय चेतना विलुप्त हो चुकी है या सुप्त हो चुकी है? क्यों आज हम भारतीय अपने विषय में ही नहीं जानते? क्यों आज हम आंख मूंद कर पश्चिम को अपनाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं? क्यों आज हम अपनी संस्कृति, अपनी पहचानों पर शर्म करते हैं? यह सोचने वाली बात है। तो यहीं से हमारी चीजें शुरू होती हैं। तो गलतियां दोनों तरफ से हैं। अब हम बात करते हैं कि धीरे धीरे ये जो असंतोष था, ये आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है। अभाव केवल आर्थिक नहीं होता है, कई बार स्थानीय गरिमा का भी होता है। मुझे मेरी पहचान मिल रही कि नहीं मिल रही? और भारत में ये फॉल्ट लाइन बहुत गहरी, चाहे कश्मीर की बात कर लें, दक्षिण भारत की बात कर लें, नॉर्थ जो हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म उसकी बात कर लें, नॉर्थ ईस्ट में जो उपद्रव उसके बारे में बात कर लें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि विकास की जो अपेक्षा होती है, डेवलपमेंट अगर सबका नहीं होता है तो हमेशा वो अलगाववाद और उग्रवाद की नर्सरी बन जाता है। जड़ें हमेशा जो इन सब चीजों की, जो भारत की फॉल्ट लाइन्स की जड़ें हमेशा जो व्यवस्था, जो सिस्टम है ना, उसकी विफलता में होती है। तो सबसे पहले सरकार यहां पे जिम्मेदार हुई कि तुम्हें तो देश का नागरिक होने का सबका विकास करना चाहिए, सबकी सुरक्षा करनी चाहिए, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर, भाषा के नाम पर।
आप कभी भी किसी को अगर बढ़ावा दोगे और किसी को दबाओगे तो इसका परिणाम हमें यही देखने को मिलेगा।